लंबे बालों वाला गांव। शुक्र है सीता मैया का, अजी मैंने सारी जमीन जोत दी है, तुम अब बीज लगा दो। सच में चंपा, तुमने इतनी जल्दी सारा खेत जोत दिया? लेकिन ये हल तो कितना भारी था, कंधे पर भी नहीं उठाया जाता है। अरे भाई मदन, लगता है तुम भूल रहे हो, हमारा गांव लंबे बाल वाला गांव है और हमारी लुगाइयों के बाल घुटने से भी नीचे लहराते हैं। औजार का काम करते हैं इनके बाल। अरे वाह, देखो सब लोग मेरा जुगाड़ सीधा जाकर निशाने पर लगाए। मैंने अपने बालों में कांटा बांधकर कितनी सारी बड़ी बड़ी मछलियां फंसाई हैं। आज तो हम मिलजुल कर दावत करेंगे। ये कहते हुए बबीता अपने लंबे बालों को ऊपर खींचती। उसके लंबे लहराते काले बाल झरने के पानी में से मछलियों का झुंड जाले में फंसाकर ऊपर ले आता है। मछलियों से भरा जाला फटने को था, इस बात से ये पता लग रहा था कि जाले का वजन कितना ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पेड़ के नीचे डाली पर से मोहिनी अपने लंबे बालों से पेड़ की सूखी डाली तोड़ रही थी। जहां महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों के बाल भी लंबे लहराते थे। आखिर लंबे बालों वाले इस अनोखे गांव के पीछे का रहस्य क्या है, जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं। एक समय में किशनगंज गांव बहुत ही कुशल था। गांव की महिलाएं बहुत ही रूपवती थी, सबके बाल कमर तक बल खाते थे। गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, सभी के पति किसान थे। खेती बाड़ी करके वह अपने साल भर का भरण पोषण आराम से कर लिया करते थे। इतवार की सवेरे सवेरे चंपा बबीता अपनी बेटियों के बाल में तेल डाल रही थी। माँ, आराम आराम से कंघा करो ना, मेरे बाल नोच रहे हैं। अरे आराम से ही तो कर रही हूँ लाडो। हे भगवान, बाल बाल सुलझाने में ही तेरे कितने बाल निकल गए, कितने हल्के बाल हो गए, इसीलिए कहती हूँ तेल डाल कर रखा कर। अरे चंपा, मैं तो मेरी सोनी के बाल तेल में चुपड़ कर रखती हूँ, फिर भी इसके बाल झड़ रहे। और मेरे भी, जब से पोखर का पानी खारा हुआ है, हमारे गाँव की सब औरतों के अच्छे खासे बाल हल्के हो गए हैं। कोई अच्छा तेल शैम्पू लगाना होगा तभी फर्क पड़ेगा, वरना हम तो पूरी तरह गंजी हो जाएंगे। दोनों बातचीत कर रही होती है, तभी गांव के अंदर तेल का प्रचार करता हुआ एक आदमी आता है। तेल ले लो, तेल एक शीशी लगाओ और बाल झड़ने की समस्या से निजात पाओ। 100 रुपए में 2 बोतल तेल, एक पे एक फ्री। आ जाओ बहन जी, ले लो तेल ले लो। गांव की सभी औरतों की नजर उस आदमी के लंबे काले बालों पर टिक जाती है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे चंपा, देख रही है, इस आदमी के बाल तो नागिन की तरह बलखा रहे हैं। चल हम भी तेल खरीद लेते, मुझे तो बड़ा फायदेमंद लग रहा है। और 100 रुपए कोई महंगा भी नहीं है, बड़ा सस्ता है। प्रचार के आधार पर गांव की सभी औरतें उस बहरूपिया आदमी से तेल खरीद लेती हैं, मगर उनमें से किसी को भी असलियत पता नहीं थी कि वह आदमी सर पर विग लगाए हुए था। थोड़े दिन में गांव की औरतों के बाल और हल्के हो जाते हैं। तभी एक दिन गुंजा नाम की एक बड़ी ही गरीब गंजी काली लड़की तेल शैम्पू बेचने आती है। तेल शैम्पू ले लो रीठा, गुड़हल, शिकाकाई का बनाया तेल शैम्पू ले लो। बहन जी, तेल शैम्पू ले लीजिए, 1 महीने में ही आप लोगों के बाल गारंटी के साथ लंबे और घने कर देगा। उस गंजी काली लड़की को गांव के अंदर तेल शैम्पू बेचता देखकर सभी औरतों का गुस्सा उस बेकसूर पर भड़क जाता है। ये गंजी पटेल, काली कलूटी, बैंगन लूटी भी उस आदमी की तरह ठगेरू है। मैं तो कहती हूँ इसे चप्पल और जूते की माला पहनाते हैं और इसका मुंह काला करके यहाँ से निकलते हैं, तभी इन लोगों का ऐसा झूठा प्रचार करने की आदत जाएगी। सभी औरतें उसका मुंह काला करके जूते की माला पहनाती हैं और पत्थर मार मार कर गांव से भागने लगती हैं। बेचारी गुंजा रोती बिलखती है। भगवान के लिए मत मारो मुझे, निकल जा हमारे गांव से, वरना तेरी जान निकाल देंगे। तुम सब औरतों ने मिलकर मेरी जान ली है, तुम मेरी मौत की कसूरवार हो, इसलिए इस गांव की धरती श्रापित होगी और अब कोई अन्न की बाली यहाँ नहीं उपजेगी। तुम सब भुखमरी के शिकार होगे। ऐसे बोलकर गंजी गुंजा दम तोड़ देती है। पूरी धरती बंजर हो जाती है, गांव में सूखा और अकाल आ जाता है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव गंजा और बदसूरत हो जाता है। लोग उनकी शक्ल को देखकर भीख भी नहीं देते। सब अपनी बुरी दुर्दशा में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तुम औरतों के कारण उस लड़की के श्राप पूरा गांव भुगत रहा है। अपने पापों का पश्चाताप करो, वरना हम सब मर मिटेंगे। जलन में हमसे बड़ी भूल हो गई काकी, हे ईश्वर हम पर तरस खा, हमें बचा। तभी उस लड़की की आत्मा उन्हें दिखाई देती है। तुम लोगों को तुम्हारी भूल का एहसास है, लेकिन मैं अपनी श्राप को तो लौटा नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि गांव की सभी औरतों के बाल जादुई बाल हो जाएंगे, जिसे तुम औजार और अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। मगर अगले 1 साल तक ये जमीन कंटीली झाड़ी उपजेगी, इसलिए यहाँ से पूर्व की दिशा में चले जाओ। वहाँ एक विशाल पेड़ है, सब उस पेड़ पर ही बस जाओ।
देखते देखते चमत्कार हो जाता है। सभी औरतों और बच्चों के लंबे बाल लौट आते हैं जब उस पेड़ पर आ जाते हैं जिसके चारों ओर जिंदा चट्टान से जल के सोते बहते हुए झरने गिर रहे थे। ये पेड़ तो कितनी खतरनाक जगह पर है, हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे? एक तरफ झरना है, दूसरी तरफ खाई, जरा भी पैर डगमगाया तो जान से जाएंगे। आप सभी घबराइए मत, हम अपनी लंबे बालों को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके उस पेड़ वाले स्थान तक पहुंच जाएंगे। ए मेरे जादुई लंबे बाल, और लंबे हो जाओ। मोहिनी के ऐसा बोलते ही उसके बाल रस्सी के जैसे लंबे होते जाते हैं। पूरा गांव बालों के सहारे उस पेड़ तक पहुंचता है। ये पेड़ तो कितना विशाल, बड़ा और ऊंचा है, इस पर तो हमारा पूरा का पूरा गांव समा जाएगा। मगर उतने ऊंची डाल तक कैसे पहुंचा जाएगा? बालों की सहायता से। अब इसी पेड़ पर हम अपना लंबे बालों का गांव बसाएंगे। बबीता पेड़ पर पहुंच जाती है और अपने लंबे बाल को जड़ के समान इस्तेमाल करती है। सबके पति लकड़ी काटकर उन्हें थमाते हैं और वह लंबे मजबूत बालों से खींच लेती हैं। इसी तरह सब पेड़ के ऊपर ही टिकाऊ घर बनाकर रहने लगते हैं और उस झरने और पेड़ को अपने उपयोग में लाते हैं। अरे वाह, आज तो जैसे हमारे लंबे बालों वाले गांव में खुशी आ गई है। इतनी मछलियां, इन्हें बेचकर तो हम मुनाफा कमा सकते हैं। इतनी मछलियां हम खा भी नहीं पाएंगे। तो सोच क्यों रहे हो? जाकर इन मछलियों को बेचकर जो पैसे बने उससे खेती करने के लिए खाद बीज ले आओ। सबके पति टोकरी में मछली भरकर बेचने जाते हैं। इधर लंबे बालों वाले गांव की बहुएं मछुआरन के जैसे झरने से मछली, शंख वगैरह निकालती हैं। देखो इस बार मुझे क्या मिला, दूध सा सफेद शंख। पता है इसकी चूड़ियां और माला महंगे बिकते हैं। वैसे इसे हम अपने गांव की सजावट करके अपने गांव की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और अपने बालों की भी। फिर सारी औरतें शंख से जूड़ा चूड़ी बनाकर इस्तेमाल करती हैं। धीरे धीरे उनका जादुई बाल वाला गांव देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आने लगते हैं और तस्वीर खींचते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं लंबे बाल वाले गांव के अंदर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े से लेके बच्चों के बाल भी कितने लंबे हैं। ये गांव अपने आप में 8वां अजूबा है। आपको हमारा लंबे बाल वाला गांव अगर इतना ही पसंद आया रिपोर्टर बाबू, तो हमारे गांव में बस जाइए। हम आपके बाल भी लंबे कर देंगे। महिलाएं रिपोर्टर से हंसी ठिठोली करती। थोड़े ही दिनों में लंबे बाल वाला गांव अखबार के पन्नों में छप जाता और गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे अब गांव में सैलानी घूमने फिरने आया जाया करते, जैसे गांव वालों को आर्थिक मदद मिलने लगती है। और इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है। बंजर धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, जिसके साथ गाँव की सभी महिलाओं की चमचमाती लहराते रेशम से काले बाल साधारण कमर तक हो जाते हैं। मैं इस गांव को श्राप मुक्त करती हूँ। अब तुम लोग इस गांव में आराम से रह सकते हो, लेकिन फिर कभी किसी का उपहास मत उड़ाना, जो तुम्हें इस तरह कष्टदायक जीवन का फल ना भोगना पड़े। हम वादा करते हैं आज के बाद फिर कभी हम किसी का ठट्ठा नहीं उड़ाएंगे, सबका आदर करेंगे। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमारे गांव को पहले के समान बना दिया, लेकिन हमारा इस लंबे बाल वाले गांव से एक अलग सा नाता, एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया है, तो हम यहाँ भी आते जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये लंबे बाल वाला गांव आज के बाद तुम्हारा ही होगा। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी गांव में अपना जीवन निर्वाह करने लगते हैं और शांति और सुकून भरे पल के लिए लंबे बाल वाले गांव में भी आया जाया करते थे। ठंडे मौसम की ठंडी हवाएं चल रही थीं और गरीब झोपड़ी में 5 बहू ठंड से सिसक रही थीं। बाप रे बाप, इस बार तो बड़ी कड़क सर्दी पड़ी है। मेरे तो हाथ सुन्न हो गए हैं। तेरे हाथ सुन्न हुए हैं? अरे मेरे तो हाथ लाल पड़ गए हैं ठंडे पानी में कपड़े धोकर। काश कुछ इस सर्द मौसम में गर्मा गर्म खाने के लिए मिल जाता, लेकिन घर पर सब्जियां कहाँ हैं? अरे पैसे और सब्जी नहीं है तो क्या हुआ, तुम भूल गई? हमने हरी सब्जी की जड़ को 2 हफ्ते पहले अपने आंगन में दबा दिया था। अब पालक और मेथी उग गई हैं। चलो उसी के पकौड़े बना लेते हैं और साथ में अदरक की चाय, मजा आ जाएगा। मेरी जुगाड़ू बहू, तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग अब कहाँ कहाँ चलने लग गया है, इसीलिए तुम्हारे जुगाड़ से मैंने तुम्हारी जुगाड़ू चाय और पकौड़े दोनों बना लिए हैं। चलो अब खाने का मसा लो। आहा, क्या पकौड़े की खुशबू आ रही है, मैं तो जल्दी से खाऊंगी। अरे अरे बहुओं, पकौड़े खाने के लिए मैं भी लाइन में लगा हूँ। लेकिन जुगाड़ से याद आया, आज सुबह मुझसे बाल्टी टूट गई थी। उसका जुगाड़ हो सकता है क्या? हमारे पास गिनती की 2 ही तो बाल्टी है। अरे बाबा जी, आप पकौड़ों का मजा लीजिए। उस बाल्टी को ठीक करना तो हम 5 बहू के बाएं हाथ का खेल है।
पांचों बहू अपने सास ससुर के साथ ठंड में गर्मा गर्म पकौड़े का मजा लेती हैं और फिर ससुर की टूटी प्लास्टिक की बाल्टी को एक खराब टूथब्रश को पिघलाकर उसी टूटी हुई जगह पर लगाती हैं जहां प्लास्टिक चिपक जाती है और बाल्टी ठीक हो जाती है। फिर मालिनी बाल्टी में पानी डालकर सास ससुर को दिखाती है। देखा, बाल्टी एकदम ठीक हो गई ना आपकी जुगाड़ू बहू से। वाह वाह बहू, तुम पांचों के जुगाड़ से तो घर में बहुत फायदा हो जाता है। भगवान सबको तुम जैसी बहुएं दे। पांचों बहुएं घर में हर किसी चीज का हल जुगाड़ से निकाल लिया करती थी। क्या कोई बड़ी परेशानी आने पर वो अपने जुगाड़ से परिस्थिति का सामना कर पाएंगी, ये जानने के लिए आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पांचों बेटे पहाड़ी क्षेत्र में चट्टान तोड़ने और पत्थर उठाने का काम किया करते थे। लेकिन उनका काम इतना मंदा था कि घर वालों की 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उनके गांव में पानी की समस्या हो गई, जिस वजह से सभी लोग बाल्टी, मटके इत्यादि लेकर दूर से हैंडपंप और नदी से पानी लेकर आ रहे थे। माँ जी, हम तो खुद 12 लोग हैं। हम लोग को तो पानी की दिक्कत और होगी, क्योंकि हमारे पास तो पानी रखने की जगह ही नहीं है और ना ही बर्तन, और ऊपर से ज्यादा लोग, फिर खाना बनाना, नहाना, सब कुछ करना पड़ता है। हाँ माँ जी, भले ही सर्दी हो लेकिन पानी तो चाहिए ना। मेरे पास एक जुगाड़ है। हम जमीन में एक गड्ढा कर लेते हैं, जैसे कि तालाब में पानी रहता है। हम उस गड्ढे में पानी को जमा कर लेंगे, जहाँ से हम पानी भी पी पाएंगे और खर्च भी कर पाएंगे, और लकड़ी के फट्टे से ढक देंगे। अरे हाँ, ये जुगाड़ तो बढ़िया है। तभी पांचों बहू घर के बाहर की जमीन में खोदना शुरू करती हैं और फिर रस्सी से एक बड़ी सी बाल्टी डाल देती हैं, जिसमें नदी से भर भर कर पांचों पानी पलट देती हैं और उनका 2 हफ्ते तक का पानी का गुजारा हो जाता है, जिससे वो खाने पीने, नहाने और कपड़े धोने के काम में इस्तेमाल करती हैं। जुगाड़ू बहू इतने जुगाड़ू किस्म की थी कि उनकी साड़ी भी फट जाती थी तो हाथ से सिल लिया करती थी, वरना उनके पर्दे खोल कवर बनाकर काम में ले लेती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गांव के उनके रिश्तेदार उनकी जमीन के पीछे काफी समय से पड़े थे, इसलिए वो सरपंच को पैसे खिलाकर जमीन अपने नाम करने की करते हैं। देखो सरपंच जी, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे चुके हैं। हमें वो जमीन हर हाल में चाहिए। किसी भी तरह उन गरीब परिवार वालों को निकालो, उनकी 5 बहू बहुत तेज है। मुकेश जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी है और थोड़ा सा झूठ मुझे बोलना है। उसके बाद गांव वाले खुद मिलकर उन्हें धक्के मार के निकाल देंगे। कुछ देर बाद सरपंच अपने आदमियों के साथ परिवार के घर पहुंच जाता है। आवाज लगाकर उन्हें बाहर बुला लेता है। अरे सरपंच जी, आप कहिए, क्या बात है? अरे बात तो ऐसी है ना अशोक जी, दूसरों की जमीन को हड़प कर आराम से जीना कोई आपसे सीखे, लेकिन इस जमीन के असली कागज और मालिक को मैं देख चुका हूँ और आप सभी को यह जमीन अभी के अभी खाली करनी होगी। यह मेरा फैसला है और अगर आप इसे नहीं मानते तो गांव वाले आप सबको मिलकर धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। सरपंच जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम तो अपनी जमीन पर बरसों से रह रहे हैं। किसी और की जमीन कैसे हो सकती है जब कागज ही हमारे पास है? हाँ सरपंच जी, हमारी ही जमीन है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इनके पूर्वज ने मेरे पिता से लड़कर यह जमीन छीनी थी, तो सालों से अपना ही तो मानेंगे, लेकिन अब मैं अपनी जमीन को वापस लेकर रहूंगा। चलो निकलो यहाँ से। देख रहे हो ना सब आप गांव वालों। आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ हाँ, इन छोटे लोगों को निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से। फिर गांव के सभी लोग पत्थर उठाकर आक्रोश करने लगते हैं। तभी मुकेश धमकी देकर उनका बोरिया बिस्तर ले जाने को कहता है, जिसके बाद मजबूरन पूरे परिवार को घर छोड़ना पड़ता है और वो ठंड में इधर उधर कांपते हुए भटकने लगते हैं। बाप रे बाप, बहुत ठंड हो रही है। अब हम कहाँ जाएंगे बेटा? माँ, पिताजी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ जाएं। उस सरपंच और हमारे रिश्तेदार मुकेश ने हमारे साथ धोखेबाजी की है, पर अभी हमें अपने सिर की छत ढूंढनी है और पैसे भी नहीं है। अजी, मेरे पास एक जुगाड़ है। आप और दोनों भाई साहब चट्टान काटने का काम करते हैं ना, तो उस चट्टान को काट कर तो आप कमरा भी बना सकते हैं। तो क्यों ना हम ठंड से बचने के लिए वहीं चलें? अरे बातों ही बातों में तुमने बहुत अच्छा जुगाड़ बता दिया तृप्ति। वैसे भी हमारा गांव पहाड़ी क्षेत्र के पास था, लेकिन अब हम पहाड़ी क्षेत्र में जाकर तुम्हारा ससुराल भी बना सकते हैं। बेटा, क्या ये सुरक्षित होगा? हाँ पिताजी, सुरक्षित होगा। चलिए, पहाड़ पर पहुंचते पहुंचते और ठंड हो जाएगी। फिर सभी लोग चलते चलते ठंड में पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, जहां पांचों भाई के साथ 5 जुगाड़ बहू भी चट्टान काटने का काम करती हैं और देखते ही देखते जुगाड़ से वो एक बड़ा कमरा तैयार कर लेती हैं, जहां एक बहू पास की मिट्टी लेकर चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है और लाए दाल चावल अनाज से वो अपने उस वक्त का खाना तैयार कर लेते हैं।
शुक्र है खाना तो बन गया, लेकिन इतनी ठंड लग रही है कि खाना खाया ही नहीं जा रहा है। इस पहाड़ी ससुराल में कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? अरे दीदी, यहाँ आसपास इतने पेड़ हैं, मैं कुछ लकड़ी लेकर आ जाती हूँ। आग जलाकर खाना खाएंगे जिससे ठंड भी ना लगे। फिर सुभद्रा और उसका पति आसपास के पेड़ की लकड़ी काट कर घर ले आते हैं और उसको जला देते हैं, जिसके बाद उनकी ठंड थोड़ी कम होती है और वो चैन से खाना खा पाते हैं। लेकिन लेटते टाइम उन्हें वो पथरीली जगह बहुत चुभती है। हे भगवान, कब से लेटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहाड़ी जगह इतनी ठंडी है, ऊपर से पत्थर चुभ रहे हैं। हमारे पास तो कोई गद्दा भी नहीं है। उफ उफ, अरे आप सही कह रही हैं माँ, मुझे भी ये जगह बहुत चुभ रही है। हमारी पत्नियां गांव में होती तो वो अब तक कोई जुगाड़ कर लेती, लेकिन पहाड़ में क्या ही जुगाड़ करेंगी। आकाश जी, ये कहकर तो आपने हम सबको चुनौती दे दी। हम पांचों इतनी जुगाड़ू हैं कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ हल निकाल लेती हैं। तुम लोगों को कुछ जुगाड़ आया? मुझे तो आ गया। मुझे भी आ गया। हम अभी आप सबका लेटने का बंदोबस्त करते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने गुफा जैसे घर से बाहर निकलकर आसपास के मुलायम घास और सूखे पत्तों को इकट्ठा कर लेती हैं, जिसे वो सबके लेटने की जगह पर बिछा देती हैं और फिर ऊपर से मुलायम घास डाल देती हैं, जिससे उन्हें वो जगह चुभना बंद हो जाती है और आराम से सब लोग लेट जाते हैं। वहीं पक्षियों के नरम पंख से वो एक नरम रजाई बना लेते हैं, जिसे ओढ़कर वो सोया करते थे। अरे वाह बहू, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ी ससुराल वाले पहाड़ी क्षेत्र में किसी तरह ले राशन से अपना गुजारा चला लेते हैं। फिर एक दिन, माँ जी, हम जितना सामान अपने घर से लेकर आए थे अब वो खत्म होने को आया है। मुझे लगता है हमें खाने पीने के लिए जुगाड़ कर लेना चाहिए, क्योंकि गांव छोड़ने के बाद हमारे पतियों के पास काम भी नहीं है। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ जी, मैं कुछ सब्जी लाई थी जो सब थोड़ी उग गई है और मैंने बनाई नहीं। मैं इन्हें यहाँ आसपास की मिट्टी में दबा देती हूँ, क्या पता इनसे उग जाए। हाँ बहू, आप सब लोग यहाँ रहिए, हम पांचों भाई किसी काम की तलाश करके आते हैं। क्या पता यहाँ कोई पहाड़ पर काम मिल जाए। पांचों भाई काम की तलाश में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें छोटे छोटे पत्थर उठाने का दिहाड़ी पर काम मिल जाता है और वो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक फॉरेनर तृप्ति से कहती है, हे, क्या तुम्हें पता है यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ है? मैं ये पहाड़ घूमने आई हूँ, पर मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता। कैन यू हेल्प मी? आपकी बातों से लगता है आप खो गई हैं। मैं आपकी मदद करती हूँ। माँ जी, पापा जी, मैं अभी आई। तभी तृप्ति उस विदेशी औरत को आसपास के पहाड़ी नजारे दिखाने चली जाती है और उसको जाने का रास्ता भी दिखा देती है। जाते जाते वो औरत 1000 रुपए दे जाती है, जिससे तृप्ति दूसरे पहाड़ पर जाकर खाने पीने का सामान ले आती है। ये देख घर पर सब खुश होते हैं और उन्हें विदेशी लोगों को पहाड़ी के सुंदर नजारे दिखाने का काम समझ आ जाता है, जिससे वो पहाड़ पर रहकर लोगों को गाइड करते थे और जुगाड़ू सब्जी के पकौड़े बनाकर साथ में चाय के साथ बेचने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ 5 जुगाड़ू बहू पैसों का लालच देकर एक दिन सरपंच के पास जाती हैं, जिससे वो सब कुछ उगल देता है और 5 जुगाड़ू बहू गांव वालों के सामने उसे पीट कर सच उगलवा लेती हैं। बता सरपंच, सबको सच क्या है, वरना तू अभी जेल में उन मक्कार रिश्तेदारों के साथ चक्की पीसेगा। हाँ, मैंने पैसों के लालच में आकर उन मासूम लोगों को उनके घर से निकाल दिया। इनमें इनका कोई दोष नहीं है, सब मुकेश की गलती है। सुन लिया दरोगा साहब आपने, पकड़ लीजिए इन धोखेबाज लोगों को। फिर 5 बहू के जुगाड़ खुराफाती दिमाग की वजह से उन्हें अपना घर वापस मिल जाता है। साथ ही दोषी लोगों को सजा मिल जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।